चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बिहार में जातीय जनगणना के बाद बढ़े हुए आरक्षण को लेकर आरजेडी आज पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन करेगी। ये ऐलान पूर्व डिप्टी सीएम और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने किया है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी 2023 में किए गए जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों को संविधान के अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि आरजेडी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। हम खुद धरने पे बैठ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, और नाइंसाफ़ी की जा रही है पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, दलित आदिवासी भाइयों के साथ। और किसी भी कीमत पर जो महागठबंधन की सरकार, जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, 65% किया, जाति जनगणना कराई, किसी भी कीमत पे इसको शेड्यूल 9 में हम लोग करवाएंगे। चाहे भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को घुटने भी टिकवाने पड़े तो उसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो आपको बता दें, बिहार में जातीय जनगणना के बाद बढ़े हुए आरक्षण को लेकर आरजेडी आज बिहार में धरना प्रदर्शन करने वाली है। उनका कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करना चाहती है। चलिए अब आपको बुलेटिन में ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला बिहार आरक्षण का। देखिए, 9 नवंबर 2023 को बनाया गया था कानून बिहार आरक्षण। इसके बाद सरकार 50% आरक्षण को बढ़ाकर 65% करना चाहती थी। बिहार सरकार ने 9 नवंबर 2023 को कानून पास किया था। आगे सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 65%। फैसला पिछले साल हुई जातीय जनगणना के बाद लिया गया था। इसके तहत ओबीसी हो, एससी, एसटी को आरक्षण का फायदा मिलना था। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया था। आगे बिहार सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई कि हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। इसके बाद सरकार ने क्या कहा, रोक नहीं लगी तो भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। ये पूरा मामला हम आपको बता रहे थे। अब संविधान की 9वीं अनुसूची का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, साल 1951 के पहले संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। ये पूरा मामला हम आपको समझा रहे हैं। इसमें शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। इसके अलावा देश की अदालतें इसकी समीक्षा नहीं कर सकती। संविधान के अनुच्छेद 31A और 31B के तहत यह संरक्षण नियम है। आरक्षण से जुड़े मुद्दों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग रखी गई है। तो इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये तमाम चीजें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इस मामले में बता रहे थे। तो आज आरजेडी का प्रदर्शन है आरक्षण को लेकर। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। चलिए बुलेटिन में रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पैनल को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। कल भी बैठक हुई थी, परसों भी बैठक हुई थी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की चौथी बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि अभी 2 दिन और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चलेगी। खबर यह भी है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की 2 या 3 सितंबर को बैठक हो सकती है। गौरतलब है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 1 से ज्यादा नाम एक विधानसभा सीट पर फाइनल किए जाएंगे। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में फाइनल नामों की सूची कांग्रेस हाईकमान के पास जाएगी। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष की सहमति से फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। तो आपको बता दें, 2 दिन के बैठक के बाद भी कुछ निर्णय नहीं निकल पाया है। अब चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए ये मामला एक बार थोड़ा सा डिटेल में, कब पूरा होगा मंथन। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक फिलहाल जारी है, 2 से 3 सितंबर को भी होगी। उम्मीदवारों के नाम को लेकर कांग्रेस का मंथन, कांग्रेस में मंथन किया जा रहा है। 2 दिन और चलेगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 2 और 3 सितंबर को। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 या 3 सितंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक एक बार फिर से होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि ये पूरा मंथन किस तरीके से किया जाएगा। अब आपको ले चलते हैं 2019 में। हरियाणा 2019 के नतीजे क्या रहे? बीजेपी 40, कांग्रेस 31, जेजेपी 10, आईएनएलडी 1,
अदर्स 8। ये पूरा ये ग्राफ है, ये आंकड़े हैं 2019 के नतीजे के हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी 40, कांग्रेस 31 सीट, जेजेपी 10, आईएनएलडी 1 और अदर्स अन्य 8। चलिए अब आपको इसका एक परसेंट बताते हैं। बीजेपी 36% सीटें, कांग्रेस 28%, जेजेपी 15% और अदर्स अन्य 21%। तो ये पूरा गणित हमने आपको बताया किस तरीके से सीटें 2019 में मिले थे, नतीजे क्या रहे, किसके पाले में कितनी सीटें गई, तमाम हमने आपको आंकड़े बताए। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख चुनाव आयोग ने बदल दी है। 90 सीटों पर चुनाव 1 अक्टूबर की जगह अब 5 अक्टूबर को होंगे। चुनावी नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के भी नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित करने का ऐलान किया है। पहले दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आने वाले थे, लेकिन अब इसके पीछे की वजह क्या है ये भी आपको हम बताते चलते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि राजस्थान की ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तारीख बदलने की मांग की थी। उनका कहना था कि कई पीढ़ियों से पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के कई परिवार गुरु जंभेश्वर की याद में बीकानेर जिले में असोज महीने की अमावस्या के दौरान पैतृक गांव मुकाम में सालाना उत्सव में भाग लेते हैं और इस साल ये उत्सव जो है वो 2 अक्टूबर को पड़ रहा है। इसके चलते सिरसा, फतेहाबाद और हिसार के हजारों बिश्नोई परिवार मतदान के दिन राजस्थान की यात्रा करेंगे, जिससे वो 1 अक्टूबर को वोट नहीं डाल पाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको ले चलते हैं उस कारण की तरफ कि आखिर क्यों बदली थी चुनाव की तारीख, क्यों बदल गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव हुए, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। त्योहारों के मद्देनजर बदली गई है तारीख। इसके अलावा ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा ने की थी मांग। असोज महीने की अमावस्या 2 अक्टूबर को इस बार पड़ रही है। हिसार के हजारों बिश्नोई परिवार उस दिन यात्रा पर रहेंगे और इसकी वजह से 1 अक्टूबर को वो वोट नहीं डाल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये वो वजह है जिनकी वजह से चुनाव तारीख को बदला गया है। अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर को आएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे। तो कहीं ना कहीं डेट जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। 5 को वोटिंग होगी और 8 को नतीजे आएंगे। अब चुनाव की तारीख, वोटिंग किस दिन, 5 अक्टूबर, काउंसलिंग 8 अक्टूबर। तो ये वो 2 तारीख है जो अब बदल गई है, लेकिन मायने अभी नहीं बदले हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंस। अब आप इस डेट को याद कर लीजिए। वोटिंग किस दिन है, 5 अक्टूबर। काउंटिंग किस दिन होगी, 8 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। अब पहले चुनाव की तारीख, वोटिंग 1 अक्टूबर, काउंटिंग 4 अक्टूबर। ये आपको बता दें जो बदलाव हुए हैं वो आपको बता रहे हैं। पहले क्या वोटिंग की तारीख थी 1 अक्टूबर जिसे 5 कर दिया गया है, और काउंटिंग की तारीख 4 थी जिसे अब 8 कर दिया गया है। तो ये तमाम अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी। कुल वोटर्स 2.01 करोड़, 1.06 करोड़ पुरुष वोटर्स हैं, मतदाता हैं। महिला वोटर्स की बात करें तो 95 लाख महिला वोटर्स हैं। इस बार ग्राफ क्या कहता है, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं मतदाता हैं। 4.52 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो पहली बार इस बार वोट डालेंगे। तो वो पहले मतदाता इस बार पहली बार वोट डालने वाले हैं। नए पोलिंग बूथ 817 नए पोलिंग बूथ इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में होने वाले हैं। तो तमाम ये वो आंकड़े हैं जो इस बार कहीं ना कहीं पिछले चुनाव से बदले हैं। कितने मतदाता रहे वो तमाम चीजें हमने आपको बताई। चलिए अब आगे बताते हैं। पहले भी 3 राज्यों में बदल चुकी है तारीख। राजस्थान 2023 की बात करें तो उसमें भी 2023 में चुनाव की तारीख बदली थी। इसके अलावा पहले 23 नवंबर को चुनाव होने थे, लेकिन वो बदल के तारीख बदल दी गई थी। राजस्थान की हम बात करें, बड़े स्तर पर विवाह समारोह था, तो ये कारण था जिसकी वजह से तारीख बदली। आयोग ने 25 नवंबर को कराए चुनाव। इसके बाद मिजोरम की बात कर ले, 2023 में तारीख में बदलाव किया गया। अब मतगणना की डेट बदली गई थी। जिस दिन वोटिंग काउंटिंग होगी 3 दिसंबर को की गई थी काउंटिंग। तो मिजोरम की बात करें, राजस्थान के बाद 4 अक्टूबर
तारीख कर दी गई थी काउंटिंग की। इसके बाद ईसाइयों के त्योहार के चलते, तो कहीं ना कहीं त्योहार के चलते ही बदलाव किए गए हैं। अमूमन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव की वोटिंग डेट में बदलाव किए गए थे और 4 जून से बदलकर 2 जून को तारीख कर दी गई थी। पहले प्रीपोन कर दिया गया था। तो ये हम आपको बता रहे हैं 2023 की बात है, ये सिक्किम अरुणाचल प्रदेश की, किस तरीके से तारीखें पहले भी चुनावों में बदली गई है, कई चीजों को मद्देनजर रखते हुए बदली गई है। बुलेटिन में अब बात करते हैं मौसम की। अगस्त में बरस रहा मॉनसून सितंबर की शुरुआत में भी कई राज्यों के लिए आफत काल बन सकता है। जी हां, मौसम विभाग ने गुजरात में बाढ़ जैसे हालातों के बीच एक बार फिर मौसम अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात के कई जिलों के मौसम विभाग ने भारी बारिश की 5 सितंबर तक चेतावनी जारी की है। इससे पहले गुजरात में तेज बारिश के चलते समुद्र किनारे सोमनाथ, वेरावल, द्वारका, पोरबंदर और वडोदरा समेत 11 जिलों में हालात फिलहाल काफी खराब हैं। गुजरात की हम बात करें, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर गुजरात में भारी बारिश लोगों के लिए और ज्यादा परेशानी का सबब बन चुकी है। लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली समेत यूपी में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश के आसार फिलहाल आईएमडी द्वारा जारी किए गए हैं। अब एक बार बुलेटिन में आपको उन जगहों के नाम भी बता देते हैं, उन स्टेट्स के नाम बता देते हैं जहां पर आज आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। एक बार ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। गुजरात, ओडिशा, मणिपुर, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, असम, मिजोरम, केरल, ये तमाम वो राज्य हैं, जगह हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का अलर्ट है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटक, राजस्थान, गोवा और नागालैंड। ये तमाम नाम आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश ये वो राज्य हैं जहां पर आज अलर्ट है बारिश का। कहीं ना कहीं मौसम बदल सकता है और उसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगली खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के बाद हालात काफी खराब हैं। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों में देखिए कि आप भारी बारिश के बाद वहां हालात किस कदर खराब है। बाढ़ में घर के घर आधे डूब चुके हैं। तस्वीरें देखिए लोग किस तरीके से आधा उनका शरीर जो है वो पानी के नीचे है और किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी पानी को लोग पार करके गुजर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए विधायक वसंत कृष्ण प्रसाद मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को राहत बचाव कार्य तेजी के साथ करने के निर्देश दिए हैं और लोगों को इस बात का भरोसा दिलाया है कि ऐसे मुश्किल वक्त में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है, सभी लोगों को बचा लिया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, आंध्र प्रदेश की तस्वीरें हैं, किस तरीके से इस वक्त वहां पर भी भारी बारिश से तबाही का सबब बना हुआ है। अब बात विजयवाड़ा की। विजयवाड़ा में भूस्खलन और भारी बारिश से काफी हालात खराब है। चलिए अब आपको हम तस्वीर दिखाते हैं विजयवाड़ा से जुड़ी, किस तरीके से वहां पर भूस्खलन और भारी बारिश से काफी जो है वो हालात खराब हो गए हैं। यहां लगातार हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें विजयवाड़ा की है। अब यहां लगातार हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। ये बहाव देखिए किस तरीके का ये बहाव है, इससे साफ पता चलता है किस तरीके की स्थिति इस वक्त विजयवाड़ा में बनी हुई है। पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इस बीच ग्रामीणों ने बहते पानी में व्यक्ति को बमुश्किल बचाया। ये देखिए किस तरीके से उस इंसान को बचाने की कोशिश ग्रामीण कर रहे हैं, किस तरीके से रस्सी के सहारे उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत मुश्किल परिस्थिति है। देखिए ये प्रकृति, देखिए किस तरीके से अपना रौद्र रूप दिखाती है प्रकृति, लेकिन ये हालात डरावने हैं जो अपने आप में भयावह मंजर है। विजयवाड़ा में भारी बारिश से 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 5 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो वही भारी बारिश का असर लोगों की जिंदगी के साथ रोजमर्रा की सुविधाओं और सेवाओं पर भी पड़ रहा है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं विजयवाड़ा में स्थिति खराब है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से ले चलते हैं किस तरीके से विजयवाड़ा में इस वक्त हालात बने हुए हैं। देखिए
भूस्खलन की वजह से घर गिरा है। ये तमाम वो चीजें हैं जो लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। 4 लोगों की अब तक विजयवाड़ा में भूस्खलन से मौत हो चुकी है और 5 से ज्यादा लोग घायल हैं। साथ ही साथ हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, किस तरीके की तस्वीर इस वक्त विजयवाड़ा में है। बारिश ने रफ्तार पर लगाया ब्रेक। बहुत इस वक्त स्थितियां खराब है विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा से गुजरने वाली 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं यातायात बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो इस वक्त विजयवाड़ा में हो रही हैं। 882 मिलीमीटर मॉनसून सीजन में बारिश हो रही है। तो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से बारिश का कहर विजयवाड़ा में है। 50% औसत से ज्यादा बारिश हो रही है और 18 बाढ़ प्रभावित जिले इस वक्त हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर इस वक्त तबाही हो रही है, हो सकती है। 18,000 सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचाया गया है। 1200 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है, यानी रेस्क्यू काम तो जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां खत्म नहीं हुई है और 30 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात की हम बात कर रहे हैं। गुजरात में बारिश से किस तरीके से तबाही हुई है। 30 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। लगातार ये सिलसिला गुजरात में जारी है। आगे बता दें, सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही है। 105% पूर्व मध्य गुजरात में 105% बारिश हुई है, जो सामान्य से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। 87% उत्तरी गुजरात में बारिश हुई है, यह भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा 111% दक्षिण गुजरात में बारिश हुई है। तो गुजरात के ये हालात हैं। 177% कच्छ में हुई है और बाकी का अब हम आपको बता दें 124% सौराष्ट्र में हुई है। इसके अलावा तो कहीं ना कहीं सामान्य से ज्यादा बारिश इस वक्त गुजरात के कई हिस्सों में देखी जा रही है, जिसकी वजह से हालात असामान्य है। अब येलो अलर्ट 1 सितंबर को कहां है। पंचमहल में येलो अलर्ट है। इसके अलावा दाहोद में येलो अलर्ट आईएमडी द्वारा जारी किया गया है। छोटा उदयपुर में भी आज येलो अलर्ट है। तमाम नाम हम आपको एक एक करके बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 2 सितंबर यानी कल कहां पर ऑरेंज अलर्ट है। नर्मदा में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। भरूच में ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा ये तमाम नाम गुजरात के हैं। येलो अलर्ट 3 सितंबर को आणंद, सूरत और नवसारी में है। इसके अलावा वडोदरा, डांग और वलसाड़ में भी 3 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके अलावा छोटा उदयपुर में भी है और 4 से 5 सितंबर को कच्छ में अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट। तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो अभी सामान्य नहीं होने वाली है। सौराष्ट्र रीजन में भी 4 से 5 सितंबर में कहीं ना कहीं जो बारिश है वो हो सकती है और परिस्थितियां अभी सामान्य नहीं होंगी, परेशानियां बल्कि बढ़ ही सकती है। ये तमाम चीजें इस वक्त जो सिचुएशन है गुजरात में वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। तमाम तस्वीरें हमने आपको बताई। अब एक बार फिर से विजयवाड़ा की तस्वीरों पर नजर डाल लेते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। इस बार मानसून का असर राजस्थान में खूब दिखाई दिया। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस मानसून सीजन में पूरे प्रदेश में 557 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से जो नॉर्मल लेवल होता है उससे 50% ज्यादा है। तो पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में 2 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग में अगले 2 से 3 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना आईएमडी द्वारा जताई गई है। यानी राजस्थान में भी अभी मॉनसून से लोगों को फिलहाल छुटकारा नहीं मिलता दिख रहा है। लिहाजा ऐसे वक्त में लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। राजस्थान में भी कहीं ना कहीं इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। 557 मिलीमीटर बारिश इस बार मानसून सीजन में राजस्थान में दर्ज की गई है। लेकिन अभी भी अलर्ट जो है राजस्थान में दिया गया है एमडी द्वारा। अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट राजस्थान में फिलहाल है। अवैध तरीके से देश में प्रवेश कर रहे 4 बांग्लादेशी नागरिकों को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में, तो इस वक्त की अगली खबर। तो अगली खबर बांग्लादेश की है, जहां पर 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। त्रिपुरा पुलिस की गिरफ्त में 4 घुसपैठिए हैं। रोहिंग्या कैंप में ये बांग्लादेशी नागरिक रहते थे।
तो इस वक्त की खबर हम आपको त्रिपुरा से जुड़ी बता रहे हैं। अवैध तरीके से देश में प्रवेश कर रहे 4 बांग्लादेशी नागरिकों को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इनमें से 2 लोग रोहिंग्या कैंप में रहते थे और बॉर्डर पार करने की कोशिश में लगे थे। पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि वो कोलकाता के रहने वाले हैं। बाकी 2 बांग्लादेशी नागरिक पश्चिमी अगरतला के सिटी सेंटर के पास गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल चारों को पुलिस की रिमांड में रखा गया है। त्रिपुरा मोटा के अध्यक्ष प्रद्योत माणिक्य देव वर्मा ने इस पूरे मामले पर कहा है कि अवैध घुसपैठियों के चलते देश के आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। अब बात उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी में लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से प्रशासन ने नाव की सवारी पर रोक लगा दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्नान करने वाले इलाके को भी बंद कर दिया गया है। इस वजह से बनारस पहुंच रहे सैलानी और श्रद्धालु मायूस हैं। ये रिपोर्ट देखिए। धार्मिक नगरी वाराणसी पहुंच रहे सैलानी और श्रद्धालु मायूस हैं। शहर में गंगा नदी उफान पर है। लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से प्रशासन ने नाव की सवारी पर रोक लगा दी है और स्नान वाले इलाके को भी बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से गंगा आरती जैसे रोज होने वाले धार्मिक आयोजनों को घाटों के बजाय नदी से दूर की जगहों पर करना पड़ रहा है। हर एक घाट में गंगा आरती नहीं हो रही है। जैसे हम कल दशवेश घाट गए, वहाँ पे गंगा आरती छत पे हो रही है। बहुत बुरे हाल थे वहाँ पे, बहुत ज्यादा रश था, धक्के मार रहे थे लोग एक दूसरे को। तो पूरी तरह से मतलब बाढ़ आप देख। हाँ, अच्छे से वहाँ पे हर एक चीज बिल्कुल स्तर ऊपर था और नाव भी बिल्कुल कोने में खड़ी थी कि हम कुछ नहीं देख सकते, ना गंगा आरती ना कुछ। लोगों का कहना है कि गंगा में बढ़ते पानी ने सिर्फ श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर के लोग बताते हैं कि सिर्फ घाट ही नहीं बल्कि आसपास के मंदिर भी डूब गए हैं। घाट तो डूबे चुके हैं। जो गंगा के तट पर मंदिर हैं वह जलमग्न है। आप लोग की क्या हालत है? नीचे से चुके ऊपर? अब ऐसा है कि माँ गंगा यहाँ आ चुकी है। हम लोग आगे ब्राह्मण जितने हैं वह आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं उसी तरह बैठे हैं। इतना पानी पहले होता नहीं था। इस बार गंगा बहुत बढ़ गई है और यहाँ का हालात भी बहुत मतलब सही नहीं है। सब गंगा बढ़ गई इसलिए सब ऊपर हो गए हैं, मतलब सब बाहर निकल रहे हैं। तमाम पर्यटक यहाँ आते हैं, उनको किस तरह की परेशानियाँ होती हैं अगर इस तरह से पानी अगर बढ़ जाए तो? परेशानियाँ तो होती हैं सर, गाड़ी उड़ी लाने आने में दिक्कत होती है। इसमें प्रॉब्लम तो ही है सर। घाटों से घाट घूमते थे वो भी लोग परेशान होते हैं। हाँ, वो भी बहुत परेशान है। अगले कुछ दिनों में वाराणसी में हल्की से भारी बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में घाटों पर जाने पर लगी रोक बढ़ाई जा सकती है और शहर के लोगों और सैलानियों का इंतजार और लंबा हो सकता है। साइक्लोन असना अब ओमान की तरफ बढ़ने लगा है। असमा साइक्लोन की वजह से गुजरात में भारी बारिश हुई थी, लेकिन अब इस साइक्लोन के ओमान की तरफ बढ़ने से मौसम विभाग ने राहत की सांस ली है। पेश है एक रिपोर्ट। गुजरात के कच्छ तट पर बना साइक्लोन असना अब ओमान की तरफ अरब सागर में चला गया है। राहत की बात ये रही कि गुजरात में असना से ज्यादा तबाही नहीं हुई। माना जा रहा है कि भारतीय तटरेखा से दूर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ने से पहले उत्तर पश्चिम की ओर असना की रफ्तार कायम रहेगी। तो अभी हमारा मॉनसून ट्रफ काफ़ी साउथ ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन है। एक हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन आसना जो आपका गुजरात क्रॉस करके नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में है, वो धीरे धीरे वेस्टवर्ड मूव करे, वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड्स, आगे फिर वो वेस्ट साउथ वेस्टवर्ड्स मूव करेगा। तो ये अवे फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन जा रही है। मौसम विभाग ने पहले कहा था कि क्षेत्र में बना गहरा दबाव शुक्रवार तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। एहतियात के तौर पर गुजरात में करीब 3,500 लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेज दिया गया है। कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को पक्के मकानों में शरण लेने की सलाह दी गई है।